इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के स्वाध्याय के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम की पट्टी को साफ क्यों किया जाता है? कारण कि मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील धातु है, यानी मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील यानी सक्रिय धातु है। तो ये क्या करती है कि हवा में रही ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की निष्क्रिय परत बनाती है। मैग्नीशियम की रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की निष्क्रिय परत बनाती है। इसलिए हमको मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की निष्क्रिय परत को रैगमाल से रगड़कर उसे घिसकर साफ किया जाता है, जिससे जब हम मैग्नीशियम की पट्टी को हवा में जलाएं तो वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में प्रक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने के पहले साफ किया जाता है। तो आपको लिखने का कि मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील धातु है, तो वह हवा में रही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यानी प्रक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम रिबन पर निष्क्रिय परत बनाती है। तो इसलिए हमें मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले रैगमाल से रगड़कर उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की निष्क्रिय परत को साफ करना पड़ता है, जिससे जब हम मैग्नीशियम की रिबन को हवा में जलाएं तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके सरलता से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। तो यहाँ पर पदार्थ X होगा कैल्शियम ऑक्साइड और उसका पानी में बनाया गया जलीय विलयन। तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। अब इस पर से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र लिखिए। तो पदार्थ X का नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड और पदार्थ X का सूत्र होगा CaO। दूसरा प्रश्न है पदार्थ X की जल के साथ प्रक्रिया लिखिए। तो पदार्थ X यानी कैल्शियम ऑक्साइड की जल यानी पानी के साथ प्रक्रिया करेगा तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 का उत्तर दे सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन बनेगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। तो पदार्थ X का नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और उसका सूत्र होगा CaO और उसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। तो हम ये इस प्रकार से जल के साथ अभिक्रिया लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तीर का निशान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो लोहे की कील यानी आयरन, उसको जब हम नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो क्या होता है कि ये कॉपर सल्फेट का नीले रंग का विलयन है और इसके अंदर जब हम क्या करते हैं कि बराबर लोहे की कील को डुबाते हैं
तो लोहे की कील यानी आयरन, तो आयरन अधिक क्रियाशील धातु है और कॉपर कम क्रियाशील धातु है। तो आयरन कॉपर का विस्थापन करती है, यानी कॉपर को दूर कर देती है और कॉपर के स्थान पर स्वयं जुड़कर बनाती है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट अथवा आयरन सल्फेट बनाती है, और जिसका रंग हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग नीले से हरा बन जाता है। तो लिखने का कि लोहे की कील को जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है कि आयरन अधिक क्रियाशील धातु होने से वो कम क्रियाशील धातु कॉपर का विस्थापन करती है और उसकी जगह पर स्वयं जुड़कर आयरन सल्फेट अथवा फेरस सल्फेट बनाती है, जिसका रंग हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप 1.10 में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो क्रियाकलाप 1.10 में द्विविस्थापन का जो उदाहरण दिया है वो है सोडियम सल्फेट की प्रक्रिया बेरियम क्लोराइड से करते हैं। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट, Na को बोलते हैं सोडियम और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। इसके अंदर दो आयन हैं Na+1 और SO4-2। बेरियम क्लोराइड में Ba+2 और Cl-1। तो दो अभिकारकों के बीच में धन आयन की लेन देन हो रही है। ये अपना धन आयन बराबर, यानी Ba क्या करता है, Na को दूर करता है, तो पहला विस्थापन होता है और SO4 से जुड़ जाता है, बनाता है BaSO4 बेरियम सल्फेट। Na Ba को दूर करके Cl से जुड़ जाता है, बनाता है NaCl। तो यहाँ पर दो अभिकारकों के बीच में आयनों की लेन देन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, ये तो क्रियाकलाप 1.10 का उदाहरण था, तो इससे भिन्न उदाहरण लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर K2SO4 प्लस BaCl2, तो यहाँ पर क्या बनेगा BaSO4 प्लस KCl, तो KCl बनता है। अब यहाँ पर देखो बैलेंस करना है, यहाँ पर K2 है और Cl2 है, इसलिए KCl के आगे 2 लगा देंगे। यहाँ पर भी Na2 था, Cl2 था, इसलिए NaCl के आगे 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो जिस रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों तरफ रहे तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो अथवा तीर के दोनों तरफ का कुल द्रव्यमान समान हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिस रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों तरफ रहे तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो अथवा तीर के दोनों तरफ का कुल द्रव्यमान समान हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? कारण कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न द्रव्यमान का निर्माण होता है और न द्रव्यमान का विनाश होता है। यानी न तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान बढ़ेगा और न द्रव्यमान घटेगा, यानी तीर के दोनों तरफ का कुल द्रव्यमान समान होना चाहिए। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का क्या है, नियम है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का
क्या अर्थ है? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी का मतलब उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका हम उदाहरण लिखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखने का कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या होता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषी यानी शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो ऊष्मा का शोषण करता है और उसका विघटन होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा, यहाँ पर ऊष्मा में कमी आएगी इसलिए माइनस करके ऊष्मा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपको उनके उदाहरण लिखने हैं। अगला प्रश्न है, पानी का विद्युत अपघटन करने पर एक परत नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। तो पानी का जब विद्युत अपघटन यानी कि विद्युत विभाजन करते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस एनोड पर उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होती है। तो पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात 2:1 होता है, इसलिए एनोड पर जितनी ऑक्सीजन गैस जमा होती है उसकी अपेक्षा कैथोड पर दुगनी मात्रा में हाइड्रोजन गैस जमा होती है। तो दुगनी मात्रा में जमा होने वाली गैस का नाम आएगा हाइड्रोजन गैस। तो आपको लिखने का, पानी का विद्युत अपघटन करने पर यानी विद्युत विभाजन करने पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, लेकिन पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात 2:1 होता है, इसलिए एनोड पर जितनी ऑक्सीजन गैस जमा होती है उसकी अपेक्षा कैथोड पर दुगनी मात्रा में हाइड्रोजन गैस जमा होती है। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। तो ये 2 रासायनिक अभिक्रियाएं दी है, इसके अंदर आपको उपचयित और अपचयित पदार्थ पहचानना है। तो उपचयित पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयित पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें से ऑक्सीजन दूर होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि लेफ्ट साइड में इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड यानी LHS और इसको बोलेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में देखना है और उसकी इफेक्ट कहाँ पर देखनी है, राइट साइड में। तो यहाँ पर देखिए Na में ऑक्सीजन जुड़ा है क्योंकि यहाँ पर Na अकेला था और यहाँ पर Na2O हो गया है, यानी कि Na किससे जुड़ गया है, ऑक्सीजन से। तो यानी Na में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है तो कौन सी क्रिया होती है, उपचयन। तो यहाँ पर Na का उपचयन हो रहा है तो उपचयित पदार्थ होगा Na। अच्छा, यहाँ पर O2 में 2 ऑक्सीजन थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ पर देखें तो Na के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ से दूर हो रहा है। तो ऑक्सीजन दूर होता है तो उसको बोलते हैं अपचयन। तो यहाँ पर अपचयित पदार्थ कौन होगा, O2। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया में Na उपचयित पदार्थ होगा और O2 अपचयित पदार्थ होगा। अब दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में देखना है, यहाँ पर CuO में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, दूर हो रहा है।
तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। तो अपचयित पदार्थ कौन होगा, CuO। अच्छा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन। तो यहाँ पे उपचयित पदार्थ कौन होगा, H2। तो यहाँ पर आपको जब भी उपचयित अपचयित पदार्थ पहचानने को कहे तो आपको हमेशा उत्तर देते समय लेफ्ट हैंड साइड यानी अभिकारक में से ही उत्तर देना है कि किसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसके अंदर ऑक्सीजन दूर हो रहा है, और उसके आधार पर आपको उपचयित अपचयित पदार्थ जो है उसको बताना है या उसको पहचानना है। अगला प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो हमें मालूम है कि भोजन में से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। तो भोजन में से हमें ऊर्जा मिलती है। अच्छा, भोजन का हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन, और जो जटिल पदार्थ है उनका विघटन होता है और सरल पदार्थ बनते हैं। तो सरल क्या बनते हैं, पदार्थ। अब जैसे कि एक उदाहरण लिया जाए तो आलू, ब्रेड, चावल, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर के अंदर जब पाचन होता है तो बनता है ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज का श्वसन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो श्वसन की प्रक्रिया में जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसके द्वारा ग्लूकोज का क्या होता है, विघटन, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपको 6 लगाना है, 6 लगाना है, 6 लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा जब विघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए श्वसन की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कारण कि श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए श्वसन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हमें लिखने का कि भोजन में से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा, और भोजन का हमारे शरीर में पाचन होता है तो जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में क्या होता है, रूपांतर। अब क्या होता है कि आलू, ब्रेड और चावल जब हम खाते हैं तो उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में पाचन होने से ग्लूकोज बनता है, और इस ग्लूकोज का श्वसन की प्रक्रिया में जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसके द्वारा विघटन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए श्वसन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो हमें मालूम है कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अभिकारक जुड़कर एक ही क्या बनाते हैं, उत्पाद, तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी A+B = AB बनता है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं, तो इसमें इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर AB में से A+B बनता है, इसलिए वियोजन संयोजन के विपरीत अभिक्रिया है। तो आपको याद रखने का, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसलिए वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से उसको दूर करके उसकी जगह पर स्वयं जुड़ जाता है, तो इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसलिए वे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में
अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से उसको दूर करके उसकी जगह पर स्वयं जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अभिकारकों के बीच में आयनों की क्या होती है, लेन देन। तो यहाँ पर दो अभिकारकों के बीच में आयनों की लेन देन होती है तो इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर याद रखने का है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारकों के बीच में आयनों की लेन देन होती है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर दोनों के आपको उदाहरण लिख देने हैं। अगला प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु में यानी हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। तो तत्व X और काले रंग के यौगिक का क्या बताना है, नाम। तो एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, तो भूरे रंग का चमकदार तत्व X है जिसको हम हवा में जलाते हैं तो वो काले रंग का हो जाता है। तो तत्व X होगा कॉपर, उसको हम हवा में जलाएंगे तो ऑक्सीजन से प्रक्रिया करके CuO बनाएगा यानी कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जो काले रंग का होता है। तो यहाँ पर तत्व X का नाम आएगा कॉपर और काले रंग के यौगिक का नाम आएगा कॉपर ऑक्साइड। तो तत्व X होगा Cu यानी कॉपर और काले रंग का यौगिक होगा CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट यानी Ag यानी सिल्वर और नाइट्रेट यानी NO3, सिल्वर नाइट्रेट में से हमें सिल्वर प्राप्त करना है। इसके लिए हम उसमें कॉपर धातु मिलाते हैं। तो कॉपर अधिक क्रियाशील धातु है, किसकी अपेक्षा, तो सिल्वर की अपेक्षा। सिल्वर कैसा है, कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर सिल्वर को दूर करेगा और उसकी जगह पर स्वयं जुड़ जाएगा और स्वयं जुड़कर बनाएगा कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट बनाता है। तो इस प्रकार से विस्थापन की अभिक्रिया होती है और सिल्वर प्राप्त होता है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगाना है और यहाँ पर 2 लगा देना है। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस। अगला हमारा प्रश्न है, लोहे की वस्तु को हम पेंट यानी कलर क्यों करते हैं। कारण कि लोहे की वस्तु पर जब हम कलर करते हैं तो लोहा यानी आयरन वो हवा में रही ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करता है और आयरन ऑक्साइड नहीं बनाता है, जिससे उस पर जंग नहीं लगती और लोहे का संक्षारण नहीं होता है। इसलिए हम लोहे की वस्तु पर पेंट लगाते हैं, उसका संक्षारण रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, उन वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत में के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर देखो, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक में से 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें यानी ऊष्मा दें तो उसका वियोजन होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। तो इसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। अब क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, अगर इसको हम सूर्य प्रकाश में रख दें तो क्या होता है कि इसका विघटन यानी वियोजन हो जाता है। AgCl का वियोजन होगा तो Ag और Cl2 बनेगा।
AgBr का वियोजन होगा तो Ag प्लस Br2 बनेगा। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगाना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर सूर्य प्रकाश के द्वारा वियोजन हो रहा है, इसलिए इसको प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अब लास्ट में आता है कि पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करो, यानी करंट प्रसार करो, तो पानी का वियोजन होता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगाना है और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर विद्युत के द्वारा वियोजन हो रहा है, इसलिए उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? विद्युतीय वियोजन। तो हम वियोजन अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ को या अभिकारक को 3 रूप से ऊर्जा दे सकते हैं। ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में उसे ऊर्जा दे सकते हैं। अगर ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो तो ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश के द्वारा वियोजन हो तो प्रकाशीय वियोजन, और अगर विद्युत के द्वारा वियोजन हो तो उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन को एक दूसरे में क्या करते हैं? डुबाते हैं, यानी एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं? मिलाते हैं। सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन जब क्या करते हैं? डाला जाता है, तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी और बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना है। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट बनता है वो ठोस स्वरूप में बनता है और AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का विलयन बनता है। तो विलयन में बेरियम सल्फेट विलय नहीं होता है, यानी घुला नहीं होता है, यानी अविलय स्वरूप में हमको प्राप्त होता है। तो इसको हम बोलेंगे अवक्षेप और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट क्या था? उत्पाद था। उत्पाद अविलय स्वरूप में प्राप्त होता है तो उसे अवक्षेप कहते हैं और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको लिखने का कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद अविलय स्वरूप में प्राप्त होता है तो उसको हम कहते हैं अवक्षेप और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन के जुड़ने और दूर होने के आधार पर उपचयन और अपचयन बताना है। तो यहाँ पर याद रखने का कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर कॉपर में पानी मिलाया तो बना कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ने से कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे उपचयन यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है अपचयन अभिक्रिया, जिसको रिडक्शन भी कहते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन दूर होता है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन दूर हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बराबर यानी उपचयन अभिक्रिया, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन दूर होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो आपको याद रखने का कि नाइट्रोजन जो है वो कम सक्रिय यानी कम क्रियाशील क्या है? तत्व है। तो ये क्या करता है? तेलीय अथवा वसायुक्त यानी चर्बी वाले खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ का उपचयन नहीं करता है। बराबर क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कम क्रियाशील तत्व होने से वो तेलीय अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थ का उपचयन नहीं करता है, जिससे उसका स्वाद और उसकी गंध नहीं बदलती है बराबर, और विकृत गंधिता की घटना जो है वो रुक जाती है।
तो विकृत गंधिता की घटना क्या होती है, रुक जाती है। इसलिए हम तेलीय एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 के पाठ के अंतर्गत प्रश्न और स्वाध्याय के प्रश्नों का अध्ययन किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।